हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपका एसएससी जीडी का कल से जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक रिवीजन क्लास है। आप उस क्लास को जरूर देखिए जाइए। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्लास को लास्ट तक देखिए, क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन हमारा है, इथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए, इथिकल रिलीजन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए है स्वामी विवेकानंद, बी है विनोबा भावे, सी है महात्मा गांधी और डी है विपिन चंद्र। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा देखिए गांधी जी की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। जो देखिए सत्य के साथ उनके प्रयोग जो आत्मकथा है महात्मा गांधी की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखिए मेरा जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बौद्ध, बापू की सीख और हिंद स्वराज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सत्य के साथ इनकी प्रयोग है अथवा जो इनकी आत्मकथा है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा इथिकल रिलीजन और स्वराज, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोस्तों क्लास में लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो क्लास को देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जो है उच्च अध्ययन के लिए किस स्थान पर गए 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 थे? एसएससी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल में ये पूछा गया है, तो देखिए आपके एसएससी जीडी में भी आ सकता है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट है वो उच्च अध्ययन के लिए किस स्थान पर गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दे रखा है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, काशी और कौशाम्बी। तो ये कहाँ पर गए थे उच्च अध्ययन के लिए? इसका आंसर क्या होगा? ये गए थे पाटलिपुत्र में। कहाँ गए थे? ये पाटलिपुत्र गए थे। और इनकी कृतियां कौन सी है? आर्यभट्ट की कृतियां है, इंपोर्टेंट है, आर्यभट्टियम है और आर्य सिद्धांत है। इसके अलावा इनकी प्रमुख अवधारणाएं देखिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की व्याख्या दी थी इन्होंने। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना इंपोर्टेंट है। चंद्रमा द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ज्यामितीय फलन, एक चर द्विघाती समीकरण का हल, ये सारी इनकी प्रमुख अवधारणाएं हैं। आपको आर्यभट्ट के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंडपेश्वर गुफाएं निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? आंसर बताइए जल्दी से। मंडपेश्वर की जो गुफाएं हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है वो आपके कल एग्जाम में आ जाए। तो ऑप्शन है ए चेन्नई, बी मुंबई, सी जयपुर और डी पटना। तो इसका आंसर क्या होगा? मंडपेश्वर जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? ये है मुंबई में। देखिए मंडपेश्वर गुफाएं मुंबई के निकट है, बोरीवली में स्थित है। इन्हें मोटे परियर गुफा के रूप में भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर मूर्तियां यहाँ पे पाई गई है। मूल रूप से ये बौद्ध गुफाएं हैं। कैसी है मंडपेश्वर की गुफाएं? बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन बाद में इन्हें चर्च में परिवर्तित इनको किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है। देख लीजिए ये एग्जाम का लेवल होने वाला है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, माउंट जोपुन्नो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कौन से राज्य में है माउंट जोपुन्नो? ऑप्शन देखिए जल्दी से आंसर बताइए। उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी सिक्किम और डी हिमाचल प्रदेश। तो जो माउंट जोपुन्नो है ये कौन से राज्य में है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ये सिक्किम में स्थित है। ये पश्चिमी सिक्किम में 5,603 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी है इनकी ऊंचाई? 5,603 मीटर की। ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत और माउंट थिंचेंग थंग के निकट स्थित है। तो देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट और है, ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सिक्किम में है। माउंट जोपुन्नो है, ये भी सिक्किम में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये टफ क्वेश्चन है, तो ये टफ क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन हमने बहुत करा दिए हैं, एक बार टफ लेवल भी देख लीजिए।
सौर सेल को सौर पैनलों से जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए, आंसर बताइए क्या होगा इसका। सौर सेलों को सौर पैनलों से जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए है सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी पीतल। तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है चांदी का यूज इसमें किया जाता है। देखिए, जब एक सिलिकॉन सेल पर सूरज की रोशनी चमकती है तो ये इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करता है। किसको करता है? इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करता है। सौर पीवी सेल में उपयोग किए जाने वाले चांदी का जो पेस्ट है इन इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करता है और बाद में ये विद्युत प्रवाह बनाता है। तो देखिए, चांदी का इसमें उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? ये एग्जाम में पूछी गई बुक है। तो बताइए, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये है, कौन है बताइए? इसका आंसर होगा डी करेक्ट। कौन है? एस एम खान। कौन है? एस एम खान जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात क्या है? जल्दी से बताइए, केरल का लिंगानुपात क्या है इनमें से? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? ये है 1084। कितनी है? 1084 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात है। और भारत का लिंगानुपात क्या है? एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है 943। कितना है? 943 है। ये भारत का लिंगानुपात है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है कानपुर, बी शिमला, सी दिल्ली और डी कटक। तो चावल अनुसंधान संस्थान मैंने बहुत बार कराया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है कटक में। कहाँ पर है? ये कटक में है, ओडिशा के कटक में है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, पूरा पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है देखते हैं। मनुष्य को छड़ी की तरह दर्शाया जाता है। इसके बाद में काले, लाल और सफेद चित्रों के सुपर इम्पोजिशन पाए जाते हैं। सही है। नेक्स्ट है, चित्रों के अधिकांश स्थल तमिलनाडु और केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य है वो पशु और ज्यामिति, ये तीनों प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। तो ये तीनों सही है। ये गलत है। कौन सा है? इसका सी गलत है। देखते हैं इनके बारे में। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो पूरा पाषाण युग है, ये अधिकांश इसके स्थल है ये मध्य प्रदेश और यूपी में पाए जाते हैं। कहाँ पे? यूपी और एमपी में पाए जाते हैं। इसमें जो मनुष्य, पशु और इनकी ज्यामितियां, ये तीनों प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। देखिए, इसके अलावा लहरदार रेखाएं, आयताकार भरे ज्यामितीय डिजाइन और डॉट्स का एक समूह रूप भी देखा जा सकता है। ए और बी भी इसमें सही है, डी भी सही है और सी इसका गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताइए, ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज है? तो इसका आंसर बताइए, दोहरी प्रणाली है ये सरकार की, ये किसके दिमाग की उपज है? ऑप्शन में दे रखा है लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये जो दोहरी सरकार की दोहरी प्रणाली है, ये किसके दिमाग की उपज है? ये है लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज। देखिए, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। ये 1765 से 1772 तक क्या रहा था? गवर्नर रहा था। लॉर्ड क्लाइव है 1765 में बंगाल का पहला गवर्नर बना था। क्या बना था? भारत, ये बंगाल का कौन सा है? बंगाल का पहला गवर्नर है। एग्जाम में पूछा जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो ये थे लॉर्ड क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब ये भी पूछा जाता है, किसने स्टार्ट किया था? ये किनके दिमाग की उपज है और किसने दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। कब? 1772 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो गवर्नरों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इस पे अलग से क्लास बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन जरूर बनेगा वायसराय और गवर्नर जनरल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाया था? जल्दी से बताइए, चार मीनार किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, कुली कुतुब शाह ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसने बनाया था? चार मीनार है, ये किसने बनाया था? जल्दी से आंसर बताइए। ये बनाया था कुली कुतुब शाह ने। कहाँ पर है चार मीनार? ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित ये एक मस्जिद है। कहाँ पे? तेलंगाना के हैदराबाद में है। इसका निर्माण 1591 में किया गया था। वास्तुकार कौन थे? मीर मोमिन अस्टारवादी थे। कौन थे? अस्टारवादी इसके वास्तुकार थे। आपको वास्तुकार याद रखने हैं, सारी इमारतों के इंपॉर्टेंट है, जितने भी है ताजमहल वगैरह सबके ये पूछे जाते हैं वास्तुकार। नाच देखिए, मूसी नदी के ये पूर्व तट पर स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चार मीनार है, ये कहाँ पर स्थित है? मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके वास्तुकार कौन थे? मीर मोमिन अस्टारवादी थे और ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीडीपी एक विशिष्ट अवधि में का मूल्य है, तो ये किसका मूल्य है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये जीडीपी के रूप में जीडीपी है एक जो विशिष्ट अवधि में, ये क्या है? देश के भीतर में क्या है? सभी जो देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य है। क्या है? जीडीपी एक देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडीपी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो जल्दी से आंसर बताइए, पहला मुस्लिम वंश कौन सा था जिसने भारत पर शासन किया था? ऑप्शन में है गुलाम वंश, बी है तुगलक वंश, सी है लोदी वंश और डी है खिलजी वंश। इन सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, क्लासें अलग अलग बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर देखिए। तो भारत पर सबसे पहले शासन करने वाला जो वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश ने कब से कब तक किया था? 1206 से 1290 तक है। भारत पर लगभग 84 वर्षों तक इसने शासन किया था। इसके बाद में कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आया था 1290 से 1320 तक। पूछा जाएगा इनका क्रम। उसके बाद में आया था तुगलक वंश 1320 से 1413 तक। उसके बाद में आया था सैयद वंश 1414 से 1451 तक और सबसे लास्ट में आया था लोदी वंश 1451 से 1526 तक। इनका क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रम बिल्कुल पूछा जाएगा। इनका सन भी इंपॉर्टेंट है, पहला वंश और लास्ट वंश ये तो इंपॉर्टेंट है, ये इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको सारे वंश बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सूफी लोज शाहजहां के समय में मौजूद थे जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने आते थे। इन लोज को क्या कहा जाता था बताइए। ईदगाह, सूफी मत, खानका और महल। तो बताइए क्या कहा जाता था? इसका आंसर क्या होगा? इनको कहा जाता था खानका है। ताजमहल और जामा मस्जिद का निर्माण है वो किन्होंने करवाया था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सूफी लोग जहाँ पे शाहजहां के समय में मौजूद थे ये, और जहां पर लोग है क्या करते थे? धार्मिक मामलों पर चर्चा करते थे, तो उनको खानका कहा जाता था। और शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल और जामा मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया था? तो कौन सा बनाया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर और कांचीपुरम के कैलाश मंदिर। तो पल्लव शासकों के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था? जल्दी से आंसर बताइए। ये बनाया गया था कांचीपुरम कैलाश मंदिर, ये पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। ये पल्लव युग का ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है और ये शिव को समर्पित है। कौन सा है? कांचीपुरम कैलाश मंदिर है, ये शिव को समर्पित है, पल्लव शासकों ने बनाया था। ये द्रविड़ वास्तुकला को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में ये बना हुआ है। ये 700 ईस्वी में राजा नरसिम्हा द्वारा बनाया गया था। कौन सा है? राजा नरसिम्हा के द्वारा इनको बनाया गया था।
ये कांचीपुरम में सबसे पुराने जीवित स्मारकों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैली में बना हुआ है, किसने बनाया है और कब बनाया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और कौन से भगवान को ये समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में इम्पोर्ट स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, सारे राज्यों के जितने भी दर्रे हैं बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस पे अलग से क्लास बनी हुई है। तो बताइए बोमडिला दर्रा है वो किस राज्य में है। ऑप्शन आपके पास में है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। बिल्कुल याद रखना है, किनको जोड़ता है, बिल्कुल याद रखना है, लहासा को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को लहासा, तिब्बत के लहासा से जोड़ता है। बिल्कुल लहासा पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश को कहां से जोड़ता है, ये लहासा से जोड़ता है। कौन सा है, बोमडिला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसकी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सराहना की है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। बिल्कुल याद रखना है आपको। तो किन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, कौन सी है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक है। ये किनके द्वारा लिखी गई है, जिसकी द्रौपदी मुर्मू ने सराहना की है। तो ये लिखी गई है मानसी गुलाटी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस में संग्रहित किया जाता है। फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए फास्फोरस को किस में रखा जाता है। ए है केरोसिन, बी है पेट्रोलियम, सी पानी और डी एक्वा रजिया। तो कहाँ रखा जाता है, इसको पानी में रखा जाता है। किसमें, फोस्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक P है और परमाणु संख्या कितना है, 15 है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट, इसे पानी में संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये बहुत प्रतिक्रियाशील गैर धातु है। कैसी है ये, बहुत ही प्रतिक्रियाशील गैर धातु है। इसको पानी में रखा जाता है, इसको हवा के संपर्क में आने पर ये आग पकड़ लेता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये बहुत कम मात्रा में भी बहुत ही विषाक्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो कितनों को किया जाता है, ये 12 को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये कौन कौन से देख लीजिए। भारत का राष्ट्रपति है साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने करता है राष्ट्रपति, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। कहाँ पे, राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देखिए, साहित्य है, विज्ञान है, कला है और सामाजिक सेवा है। बिल्कुल ये 4 ही आपको याद रखना है। इसके अलावा आता है तो उसमें ये मनोनीत नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा समान आनुवांशिक रूप से समरूप व्यक्तियों का उत्पादन किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा समान आनुवांशिक रूप से समरूप व्यक्तियों का उत्पादन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, प्रजनन, क्लोनिंग, स्कैनिंग और प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर बताइए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसको कहा जाता है क्लोनिंग। क्या कहा जाता है, समान जो आनुवांशिक रूप से समरूप व्यक्तियों को उत्पन्न करना क्लोनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए जल्दी से। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर किस संगठन ने टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। तो किसने किया है, ऑप्शन देखिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ने, या नीति आयोग ने, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, या भारत की मृदा संरक्षण सोसाइटी ने। तो किसने किया है, विश्व मृदा दिवस के अवसर पर किस संगठन ने टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। तो ये नीति आयोग ने किया है। किसने, नीति आयोग ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है और उसका परसेंटेज भी बताइए जल्दी से। ऑप्शन देखिए, एक ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी पूछी है? दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है और पहली कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो पहली कौन सी है? ये है नाइट्रोजन और दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन है। परसेंटेज देख लीजिए, 21% ऑक्सीजन है और 78% जो है नाइट्रोजन है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, दोनों का परसेंटेज एग्जाम में पूछा गया है। फिर से रिपीट हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वालों में से है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, फिर से इन्हीं के आने के चांसेस है, तो इनको आप बिल्कुल रट के जाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइए। ए हिमालय, बी अरावली पर्वत, सी पूर्वी घाट और डी पश्चिमी घाट। तो बताइए सबसे पुरानी पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी है? ये है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे पुरानी है। और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है हमारी हिमालय। दोनों याद रखने हैं, पुरानी और नवीनतम जो है हिमालय है। सबसे पुरानी है ये अरावली है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए वलित पर्वतों के उदाहरण भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो देखिए वलित पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं? हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद में अल्पाइन पर्वत समूह है, उसके बाद में रोकी है, एटलस है, पिरेनीज है और एलिनाइन है। ये सारे हैं किसके हैं? वलित पर्वतों के उदाहरण है। और कौन सा नहीं है? अरावली जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल आएगा इनमें से कि कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो उसमें हिमालय और अरावली दोनों रहेगा, तो उसमें आपको अरावली पे टिक करना है कि ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दूर की वस्तुओं को उसकी मदद से देखा जा सकता है। तो किसकी मदद से देखा जा सकता है, बताओ। दूर की वस्तुओं को हम किसकी मदद से देख सकते हैं? ऑप्शन में है क्रोनोमीटर, दूरबीन, माइक्रोस्कोप और टेलीफोन। तो किसकी मदद से हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं? ये हम देखते हैं दूरबीन की मदद से। किसकी मदद से? दूरबीन की मदद से हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल है, ये पानी के जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए क्या है? क्रोनोमीटर है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पानी के जहाजों में टाइम का पता लगाने के लिए किया जाता है। और माइक्रोस्कोप क्या है? वह यंत्र है जिसकी सहायता से आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप क्या है? बहुत सी छोटी चीजों को भी हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है? पुरातात्विक स्थल कोहलडी हवा कहाँ स्थित है? कहाँ पर है ये? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो कोहलडी हवा है, ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल की खेती का साक्ष्य है। यहाँ पर ये मिला था, कोल्डी हवा में क्या मिला था? चावल की खेती का साक्ष्य मिला था और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आज की हमारी क्लास थे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके एग्जाम में आने की इनकी संभावना हो, ऐसे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में, हम लोग नए क्लास में नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए।